दोस्तों नमस्कार। कोई सोच रहा था झारखंड में सरकार अब गिरी तब गिरी, कोई मान रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार चुनाव तक तो बचेगी नहीं, बघेल सरकार को जाना ही होगा। और हर कोई यह मानकर चल रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र के शिंदे सरीखे नेता जितने छत्रपों के बीच हैं, उन छत्रपों की दुकान आज नहीं तो कल दिल्ली की सत्ता बंद करा ही देगी। क्योंकि जहां ताकत है, जहां पैसा है, जहां संवैधानिक पद है और जहां हर तरीके की बिसात पर चलने वाले प्यादों की कमी नहीं है, तो फिर दिल्ली के सामने टिकेगा कौन। लेकिन खेला बिहार में हो चला है, वह भी सावन के महीने में, और 11 तारीख के बाद भादो शुरू हो उससे पहले ही इस खेले को अमली जामा पहना देना है। नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं। लगता है बिहार नीतीश कुमार का आदी हो चला है। इसके अलावे उसे कोई नेता दिखाई देता नहीं। बिहार की आर्थिक हालत बेहद जर्जर है। सामाजिक तौर पर भी उसका इंडेक्स शायद देश के तमाम राज्यों में सबसे नीचे है। लेकिन बिहार का वोटर और बिहारियों का अपना गणित और उनकी अपनी सियासी समझ दरअसल इस मायने में महत्वपूर्ण है, वह दिल्ली को बिहार में जगह देना नहीं चाहते हैं। तिकड़मों से बीजेपी बिहार में घुस जाए, लेकिन ना तो वह सोशल इंजीनियरिंग जो चलती है अमित शाह की, वह सेंध लगा पाती है, और ना ही 80-20 का फार्मूला मुसलमानों को लेकर बिहार में कोई असर डाल सकता है। सीएए एनआरसी का जिक्र हो या फिर अलग अलग जातियों में, चाहे यादव माइनस ओबीसी हो या फिर जाटव माइनस दलित का जिक्र उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, बिहार में नहीं कर सकते हैं। और इस राजनीतिक गणित को बाखूबी पकड़ने की स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं, और शायद एक आखिरी चांस वह भी लेना चाहते हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को संभाल पाने में मोदी सत्ता फेल हो चली है। वह समझ चुके हैं कि दरअसल उनका भी बोरिया बिस्तर पता नहीं राजनीतिक तौर पर कब मोदी सत्ता बंधवा दे, वह सोच भी नहीं पाएंगे और उनके नीचे की जमीन खिसका ली जाएगी। तो क्यों नहीं एक आखिरी दांव चला जाए। इस आखिरी दांव का मतलब है कि बीजेपी का साथ छोड़िए और आरजेडी के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि बिहार का अपना गणित तो बीजेपी को उसके अपने बूते कभी घुसने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस जातीय समीकरण और जिस मंडल से आरजेडी और नीतीश कुमार निकल कर आए हैं, उस पर उनका अभी भी पैठ है। और जिस धर्म के आश्रय लोगों को बांटने का प्रयास दिल्ली की सत्ता दूसरे राज्यों में करती रही, वह बिहार में संभव है नहीं। उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल में तब्दील हो सकता है, लेकिन बिहार में नहीं। तो नीतीश कुमार एक ऐसी धारणा के साथ सत्ता बदलने की तैयारी का मन बना रहे हैं, जहां पे शहीद भी हो जाएं और शहीद ना भी हो। शहीद होने का मतलब है कि इससे पहले जब पद छोड़ा तो जो कह के छोड़ा, अब उस कहे का उल्टा वो बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ 2024 की परिस्थितियां इस देश के भीतर में विपक्ष के नेता के तौर पर हिचकोले खा रही है। कोई नेता सामने उभर कर आ नहीं रहा है। अगर आरजेडी साथ खड़ी होगी तो मतलब बहुत साफ है, मसला सिर्फ बिहार में कुर्मी का नहीं रहेगा, मुसलमानों का भी होगा और यादवों का भी होगा। दूसरी जातियों का मतलब ओबीसी भी एक मुश्त एक साथ नीतीश के साथ और आरजेडी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन उत्तर प्रदेश में होगा, और उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी शायद एकजुट हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव साथ खड़े हैं, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव साथ खड़े हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी भी ज्यादा हिचकोले खाएगी नहीं, वह भी साथ आकर खड़ी हो जाएगी। ममता खड़ी होगी तो शरद पवार भी चूकेंगे नहीं, और शरद पवार जब खड़े होंगे तो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां और शायद कांग्रेस पर भी यह असर पड़ जाए कि वह भी नीतीश के साथ 2024 में उसके पीछे खड़े होते हुए नजर आए। तो क्या यह पहली स्ट्रेटजी है 2024 से पहले की, या फिर 2024 के पहले नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया, उन्होंने अपने जिस प्यादे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया वही शख्स मोदी सत्ता का हो गया, यानी वही शख्स शिंदे ना बन जाए, इसीलिए उसे पार्टी से निकाल दिया गया। राज्यसभा की उम्र पूरी हुई और दोबारा ना राज्यसभा भेजा गया, और मंत्री पद भी छिना, और खुले तौर पर बार बार
जेडीयू ये ऐलान करने से नहीं चूका कि मोदी कैबिनेट में हमारा कोई सांसद नहीं रहेगा, साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। तो बिहार में जो खेला हो रहा है उसकी परिस्थितियों को समझने की आज कोशिश करते हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में बीजेपी के हाथ से नीतीश कुमार निकलते हैं, बीजेपी के हाथ से बीजेपी बिहार निकल जाती है, तो फिर यह मैसेज 2024 के लिए बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जिस रास्ते और जिस उड़ान पर बीजेपी और मौजूदा वक्त में अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, इस उड़ान में कहीं ना कहीं कुछ पर तो ऐसे कतरे जाएंगे जो परसेप्शन के तौर पर बीजेपी के लिए एक मुश्किल भी खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने 17 बरस में बिहार का बंटाधार किया है। उन्होंने इस रूप में बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ाया जहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, किसानों की आय बढ़ जाए, मनरेगा के मजदूरों को ज्यादा पैसा मिले, बेरोजगारी खत्म हो जाए, इंडस्ट्री वहां पर आ जाए, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर कोई उपयोगिता निकल कर आए और प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बल्कि मजदूरी के लिहाज से, किसानी के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से बिहार इस देश के आखिरी पायदान पर है। लेकिन कहते हैं कि जब लड़ाई परसेप्शन की लड़ी जा रही हो और जब लड़ाई लड़ते वक्त एक बड़ी धारा और विचारधारा को जोड़कर राजनीति मशक्कत करने की दिशा में लगी हो, तब लड़ाई बीजेपी से नहीं, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से हो रही है। इस देश का अनूठा सच यही है कि मोदी बीजेपी से बड़े हो गए। अमित शाह और मोदी ने बीजेपी आरएसएस सब की पोटली बांध दी और खुद का कद इतना बड़ा कर दिया कि जो भी घटनाक्रम बीजेपी के भीतर हो, सरकार के भीतर हो, इन्हीं दो शख्स का नाम उभर कर आए। तो बीजेपी को पराजित नहीं करना है, मोदी और अमित शाह को पराजित करना है। इस वाक्य के साथ नीतीश कुमार आगे बढ़े। तो पहले नीतीश कुमार के उस सफर को समझ लीजिए जब सन 2000 में 3 मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी। और शपथ लेने के बाद गले मिलने कौन आया था? लालू यादव आए थे। 7 दिनों के भीतर नीतीश कुमार की गद्दी चली गई, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। यह हम आपको 2000 का वाकया जिक्र करा रहे हैं। 3 मार्च से 10 मार्च तक सीएम रहे पहली बार। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़े तो बहुमत के साथ आए और 24 नवंबर को उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली। तीसरी बार वह 2010 में 26 नवंबर को शपथ लेते हैं, लेकिन 2010 के बाद वह 2015 तक पूरा नहीं करते हैं। 2014 में इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं उनकी इच्छा से। और उनकी इच्छा से 2017 के जुलाई के महीने में जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं उसके चंद दिनों के बाद उनको हटा भी दिया जाता है। 2015 में वो हट जाते हैं। 2014 से 2015 के बीच में बहुत कम महीने, एक लिहाज से समझिए तो नवंबर में हटा दिए जाते हैं, मई में उससे पहले के बरस में बने थे। यह उनकी उम्र रही। लेकिन फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जब चुनाव मैदान में आते हैं तो लालू यादव की साथ खड़े होते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ, चाहे दिल्ली में मोदी जीत गए लेकिन वहां नहीं जीत पाते हैं और 2015 में फिर ठसक के साथ आकर मुख्यमंत्री बनते हैं। यह 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ थी। 6ठी बार वह 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा देते हैं, आरजेडी से अलग होते हैं और उसके 2 दिन के बाद बीजेपी के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। बीजेपी के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू के कोई बहुत आसानी से चीजें ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि वहां पर जो गणित है 244 सीटों का, उस गणित में नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ हैं तो सरकार बन जाएगी, कल आरजेडी के साथ रहेंगे तो सरकार बन जाएगी, बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, आरजेडी से अलग हो जाएंगे तो आरजेडी सरकार नहीं बन पाएगी। चेक एंड बैलेंस का ऐसा खेल जिसमें मुख्यमंत्री वो बने रहे और इस बने रहने की परिस्थिति में पहली और आखिरी बार वह इस बात को समझ गए कि शिवसेना का बस्ता कैसे गोल हुआ। वहां पर कौन शिंदे था और उन्हें डर लग गया कि आरसीपी सिंह, जिनको एक वक्त के सबसे वफादार के तौर पर थे, पुराने नौकरशाह थे, उनको राजनीति में लेकर आए। लेकिन आरसीपी सिंह इस बात को नहीं समझ पाए कि रामचंद्र प्रसाद सिंह सिर्फ नाम से नहीं होगा
और इस सियासत को साधने के लिए राजनीतिक तौर पर परिपक्व भी होना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली आकर जेडीयू के सांसद बनकर मोदी सत्ता के करीब खड़े होकर और फिर मोदी सत्ता के जरिए उन्हें जो दो काम सौंपे गए वह दोनों विफल हो गए। पहला काम तो यही सौंपा गया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जेडीयू जो अलग से चुनाव लड़ रही है वह चुनाव ना लड़े, इसकी व्यवस्था कीजिए। जेडीयू ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। दूसरी परिस्थिति थी कि अब जाइए और वहां टटोलिए कि क्या वाकई जेडीयू के साथ कोई रहने को तैयार है या हमारी एजेंसी काम पे लग जाए और उसके बाद सब साथ आ जाएंगे। वो काम पे लग गए और जब नालंदा गए तो वहां नारे लगने लगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा हो। इस नारे ने दिल्ली के कानों में सेंध नहीं एक बड़ा छेद कर दिया और एक झटके में आरसीपी सिंह को बाहर कर दिया गया। यानी शिंदे बनते उससे पहले उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीति का ऐसा स्वाद आपको सिनेमाई पर्दे पर भी नहीं मिलेगा। और इसके तुरंत बाद जब आज सुबह आरजेडी ने अपनी ताकत अपने विधायकों के जरिए जताई तो आज शाम से शुरू हो गया खेल जेडीयू का अपनी ताकत दिखाने का। और दोनों तरफ से एक सहमति कि हां सरकार बनेगी, क्योंकि अभी भी उम्र काफी है। अगला चुनाव तो 2020 में होना है और 2024 हर लिहाज से क्रूशियल है। 40 सीटें वहां से भी आती है। इससे पहले जो भी पासवान, चिराग पासवान के जरिए जो खेल खेला गया और नीतीश कुमार को साथ रहते हुए बीजेपी का अपना हनुमान खुद को बताते हुए चिराग पासवान ने जो नीतीश पर निशाना साधा वो घाव भी नीतीश लिए हुए हैं। शिंदे वाला घाव लेते तो सत्ता डगमगा जाती। इन नई परिस्थितियों में दो सवाल हैं। जेडीयू का कोई नेता ऐसा नहीं है जो सीधे सीधे ईडी की फाइल में जिसका नाम लिखा हो। पहला फायदा जेडीयू के पास यह है। दूसरी स्थिति है जो ऐसे सृजन घोटाला है, उस घोटाले के दायरे में बीजेपी के भी 3 नेता आते हैं और उन 3 नेताओं पर भी आंच आ जाएगी जैसे ही फाइल खुलेगी। तो क्या इस आंच को आने देने की तैयारी में बीजेपी तैयार है और नीतीश कुमार की फाइल अब टटोली जा रही है, दिल्ली में बनाई जा रही है, या उस फाइल के जरिए अब उन तमाम स्थितियों को टटोला जा रहा है जहां पे रोका जा सके और उसके लिए कुछ वक्त चाहिए। उस वक्त के लिए क्या वाकई इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष को कोविड पॉजिटिव हो गए और आने वाले वक्त में अभी से बिहार की राजनीति कयास लगा रही है, पता नहीं आज नहीं कल राज्यपाल महोदय को भी कोविड हो जाएगा। तो ऐसे में ना विधानसभा अध्यक्ष है ना राज्यपाल है, तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे झटके में होगा? झटके में नहीं होगा। बीजेपी इस कयास के साथ उस जमीन को बनाना चाहती है जिसमें उसे बहुत साफ तौर पर पता है जितनी पूंजी उसके पास है, बिहार में आम नागरिकों की आय बहुत कम है लेकिन नेताओं की आय भी बहुत ज्यादा नहीं है। चंद हाथों में करोड़पति होने की ताकत जरूर है लेकिन बाकी हाथ कंगाल ही नजर आते हैं। इसीलिए जब अब वहां की परिस्थिति को इस रूप में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप आंकड़ों के लिहाज से चले और जातियों के वोट बैंक के लिहाज से चले, दोनों चीजों को साथ लेकर चलिए, तब इस खेल का एक अलग मजा होगा। इस खेल के भीतर में आरजेडी के पास 79 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 19 एमएलए हैं, लेफ्ट के पास 16 एमएलए हैं। तीनों को मिला दीजिएगा तो 114 हो गए और चाहिए 123। 122 से भी काम चल जाएगा क्योंकि एक सीट खाली है और 243 एमएलएज हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 77 एमएलएज के साथ है, साथ में 45 एमएलए अगर मिल गए जेडीयू के तो दोनों मिलकर 122 हो जाते हैं। इसके अलावे कौन है? एआईएमआईएम 1 सीट पर, इंडिपेंडेंट 1 सीट पर और हम जीतन राम मांझी 4 सीट पर। गुणा भाग कुछ भी कीजिए, इनकी महत्ता नहीं है क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार शिफ्ट होते हैं आरजेडी की तरफ वैसे ही शिफ्ट सत्ता में उनको लाकर दोबारा पहुंचा देती है। लेकिन इसके ठीक समानांतर उन परिस्थिति को टटोलने की कोशिश कीजिए कि दरअसल बिहार में सच क्या है जातियों का वोट बैंक का। बिहार में यादवों का वोट बैंक तकरीबन 14.5% है, जो तेजस्वी यादव के साथ आप जोड़ दीजिए। कुर्मी जो है, जो नीतीश कुमार के हैं, वो सिर्फ 4% है, लेकिन मुसलमान 17% है और ये मुसलमान बीजेपी के साथ वहां जाते नहीं हैं, जाएंगे नहीं। और मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में जब
बीजेपी में पूरे देश के भीतर में कोई नहीं है। हालांकि शहनवाज हुसैन एमएलसी के तौर पर बिहार में ही बतौर मंत्री मौजूद हैं, लेकिन वह विधायक नहीं है और सांसद तो कोई यहां पर है नहीं। तो इन परिस्थिति में जो वोट बैंक का आंकड़ा है, उसके बाद अपर कास्ट यानी ऊंची जातियों के तौर पर पहचान लिए हुए बीजेपी और उसमें सेंध लगाने को तैयार कांग्रेस। ब्राह्मणों की तादाद लगभग 5.5-6% के बीच में, भूमियारों की तादाद लगभग 4.5-5% के बीच में, राजपूतों की तादाद लगभग 5-5.25%, वैश्य यानी जो बनिए हैं उनकी तादाद तकरीबन 6%। इन सबको जब जोड़िएगा तो लगभग 21.6% का वोट बैंक आता है। यानी दूसरी तरफ का वोट बैंक आपको भारी लग रहा होगा। तो बीजेपी सत्ता में आएगी कैसे, वो कहां सेंध लगाएगी? क्योंकि इस दौर में ओबीसी की जनगणना का जिक्र जब हुआ तो बीजेपी दाएं बाएं झांकने लगी और आरसीपी सिंह भी दरअसल जेडीयू के होते हुए बीजेपी की भाषा बोलने लगे। यह भी नीतीश कुमार को खटक गया कि यह ना तो सियासत जानते हैं और यह सेंध लगाने की परिस्थिति को खड़ा कर रहे हैं, या खुद शिंदे की तर्ज पर आकर कहीं पूंजी का खेल तो नहीं कर देंगे, पैसे का खेल तो नहीं कर देंगे। क्योंकि इसमें तो भारत की राजनीति ने मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी है उसके जरिए महारत हासिल कर ली है। तो खैर, इसके आगे बढ़िए। अति दलित में जा खास तौर से मुसहर 2% है, दुसाद तकरीबन 4% है। उसके अलावे बढ़िएगा तो महत्वपूर्ण तेली भूमिका आती है। तेली लगभग 3% है, कुशवाहा 8% है। यह सारी परिस्थितियों के बीच में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कमंडल थामे हुए बिहार में घुस नहीं सकती है और बिहार कमंडल और जो लाइन धर्म की होती है उसको छोड़ नहीं सकती है। नीतीश इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अगला सवाल उस परसेप्शन का है जहां पर 17 बरस कोई मुख्यमंत्री एक लगातार में रह जाए। उस बिहार के भीतर में जहां पर बच्चा कहते हैं कि जन्म के साथ ही राजनीति का ककहरा पड़ लेता है, तो बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार कितने फिट हैं बिहार के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। वो यह भी जानता है कि नीतीश कुमार के जरिए कोई बड़े कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी के जो खांटी विधायक हैं उनके भीतर भी एक सवाल है कि एक बार डायरेक्ट फाइट होनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट फाइट का जो जिक्र नीतीश कुमार के साथ करते हैं वो डायरेक्ट फाइट की स्थिति कभी आएगी नहीं। इसको दिल्ली में जो बिसात बिछाने वाली दुकड़ी तिकड़ी चौकड़ी है वो जानती है बाखूबी। और जेपी नड्डा तो खुद पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे, पटना कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, वहां से निकले, वो बाखूबी बिहार की राजनीति को जानते हैं। सुशील मोदी तो लंबे अरसे तक नीतीश के साथ रहे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उनके पास तो बिहार का पूरा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन उनको भी वहां से निकालकर जब दिल्ली ले आकर एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और कभी वो जीएसटी के पक्ष में बोलते हैं, कभी वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए एक्साइज ड्यूटी के पक्ष में बोलते हैं और गाहे बगाए अखबारों में लेख लिख लेते हैं। यानी जो व्यक्ति बिहार में जेपी आंदोलन के वक्त से बनता रहा, आगे बढ़ता रहा, और जेपी आंदोलन से निकले हुए सुशील मोदी हों, नीतीश कुमार हों, लालू यादव हों, रविशंकर प्रसाद हों, ध्यान दीजिए तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी के हैं लेकिन हाशिए पर हैं, सुशील मोदी बीजेपी के हैं लेकिन हाशिए पर हैं। तो नीतीश कुमार की क्या हैसियत? तभी तक ना जब तक एक चेहरा बिहार में नया खड़ा ना किया जाए और उस नए चेहरे को लेकर कुछ ऐसी बातें ना गढ़ी जाए जिसमें नीतीश कुमार अपने 4% कुर्मी वोट के इर्द गिर्द ही सिमट जाएं। यानी कुर्मी यादव माइनस ओबीसी का मंत्र बीजेपी जब तक लेकर आए, उससे पहले क्या इस पाठ को नीतीश ने पढ़ लिया? यह भी एक सवाल है। अगला सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जो अभी तक सवाल उठते थे, उसमें चाहे किसान की आय 5,000 से कम, मनरेगा सबसे कम, बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे बिहार में सबसे ज्यादा, और नीति आयोग की रिपोर्ट में तो सबसे गरीब और पिछड़ा और अति पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार ही है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स
आते हैं जिनको मुख्य धारा में लाकर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास नीति आयोग के जरिए सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। सबसे ज्यादा जिले बिहार के शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक चीज समझिए, जो स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति में खर्च होता है वह भारत के एवरेज का 1/4 भी बिहार में खर्च नहीं होता है। जो शिक्षा पे खर्च होता है उसका आधे से कम, यानी लगभग 33 से 40% के बीच कम होता है। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च देश में लगभग 1987 रुपए, बिहार में 520 रुपए। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 5970 रुपए, बिहार में 2267 रुपए। लेकिन अगला सवाल है, इस देश के भीतर में फेडरल स्ट्रक्चर को धराशायी करते हुए, जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों को ना देते हुए मोनोपोलाइज जो टैक्स सिस्टम भी दिल्ली की सत्ता ने किया, आर्थिक परिस्थिति में इस देश की बदहाली के जिम्मेदार छत्रप और राज्य नहीं है, केंद्र सरकार है। यह धारणा धीरे धीरे बलवती हो रही है और 2024 की परिस्थितियों के मद्देनजर नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि अगर विजन के साथ और देश की आर्थिक सामाजिक स्थितियों को चुनावी राजनीति में फ्रंट फुट पे ले आए तो फिर मोदी की ताकत को चुनौती दी जा सकती है और समूचा विपक्ष अगर उनके पीछे आकर खड़ा हो जाए तो, क्योंकि यह जो 2 राज्य हैं 1/4 सीट पूरी करते हैं, लगभग 80 सीट उत्तर प्रदेश के और 40 सीट बिहार में। खेल इन 2 राज्यों में होना है। 120 सीट तो लोकसभा की यहीं से आती है। इसका असर सीधे सीधे झारखंड 14 सीट वहां पर है, उड़ीसा दूसरी तरफ है, बंगाल तीसरी तरफ है। इन तमाम राज्यों में जैसे ही असर पड़ेगा तकरीबन 175 सीटों पर सीधा असर पड़ जाएगा और नीतीश कुमार यही देख रहे हैं कि क्या वाकई आखिरी दांव खेल लिया जाए। और इस आखिरी दांव के लिए उन्होंने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात में बहुत शार्प तरीके से वह सोनिया गांधी को फोन लगाते हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस के भीतर की कुलबुलाहट इस बात को लेकर है कि किसी छत्रप पे आप ध्यान मत दीजिए, अपनी दिशा में आगे बढ़िए। और राहुल गांधी लगातार जो सोचते हैं कि दरअसल कांग्रेस को अपने बूते मोदी सत्ता को भी दरकिनार करना है और अपनी सत्ता को भी लेकर आना है। वक्त चाहे जितना लगे, यह वक्त चाहे जितना लगे कार्यकर्ताओं को निराश करता है, नेताओं को निराश करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी विचारधारा के आश्रय जब सत्ता को धराशायी करना चाहते हैं तो उसमें नीतीश कैसे फिट बैठेंगे। और नीतीश अगर फिट बैठ गए तो क्या वाकई स्थितियां 2024 तक ऐसी बन जाएगी। यह दांव सिर्फ 2022 का नहीं है, यह दांव 2024 और 2025 को लेकर है, जो बिहार में 2025 में जो अगले चुनाव होने हैं। उससे पहले की परिस्थिति में बीजेपी एक ही परसेप्शन से चलती है, यानी नीतीश इस बात को बाखूबी समझते हैं कि चुनावी जीत और हार जो होती है वही बीजेपी और अमित शाह और मोदी के परसेप्शन को इस देश में विकसित कर देती है। तो क्यों नहीं बिहार में मात दे दी जाए। और बिहार की मात का परसेप्शन अगर देश के भीतर गूंजेगा और उसके बाद बिहार के गवर्नेंस के आश्रय, जहां पर जिस रूप में संघ पे अटैक करना है, बीजेपी को धराशायी करना है या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चकनाचूर करना है, क्योंकि हर जिले में बीजेपी दफ्तर खोलने पर आमदा है, यानी हर जिले में बीजेपी का चाक चौबंद वाला एक दफ्तर हो जिसमें वेल इक्विप्ड हो, लेकिन जनता के भीतर बहुत सारे सवाल दिल्ली को लेकर हैं और हर छत्रप की अपनी कमजोरी दिल्ली की बड़ी छांव तले छुप जाती है, क्योंकि दिल्ली का सवाल या मोदी का कद इस देश में इतना बड़ा हो गया है कि बाकी छत्रप जो कमजोरी करते हैं सब कहते हैं इधर नहीं उधर देखो, और उधर देखने वाले को जो चुनौती देगा और जरा सा भी खड़ा हो जाएगा उसका कद एक झटके में बहुत बड़ा हो जाएगा। नीतीश इस रास्ते पर निकल गए हैं तो कुछ दिन झारखंड भूल जाइए, छत्तीसगढ़ भूल जाइए, देखिए खेला होगा तो बिहार में होगा। इंतजार सावन के महीने में ही करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।